चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में मौजूद हैं। संगठनात्मक एक प्रकार से जो उनका कला कौशल था, उसके कारण से उन्होंने पूरे देश में संगठन को भी खड़ा किया। और चौधरी देवीलाल जी ये भी आजादी के आंदोलन से जुड़े रहे और अंत में देश के गरीब, किसान, मजदूर, उनके उत्थान के लिए शासन में आने के बाद भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने चलाई। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को हम इसलिए जानते हैं कि उनकी जो वैचारिक भूमिका थी, वो कहा करते थे कि व्यक्ति अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन समाज के प्रति सेवा और समर्पण का भाव ये सदैव बना रहना चाहिए। तभी हम एक अच्छे, सशक्त, सुखी समाज की कल्पना कर सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता और हमारी सभ्यता में बहुत बड़ा अंतर रहा है। पाश्चात्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन का विकास या समाज जीवन का विकास, उसको अर्थ प्रधान इस रूप में देखा गया है कि जितनी आर्थिक प्रगति होगी उतना ही समाज सुखी होगा। लेकिन पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो त्याग प्रधान है। सैक्रिफाइस की भावना, सेवा की भावना जितनी ज्यादा रहेगी, उतना समाज के अंदर एक सामंजस्य, एक आत्मीयता, एक प्रेम और एक सशक्त समाज की कल्पना हो सकती है। हम जानते हैं कि प्राचीन समय में जितनी सेवाएं, सर्विसेज होती थी, वो ये कहा करते थे कि वो पैसे से नहीं, वो त्याग समर्पण भाव से काम करने वाले लोगों सबको सेवाएं देते थे। और जो सेवा प्राप्त करता था, वो बदले में अपने समर्पण भाव से एक गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा इस प्रकार से दिया करता था। उसकी कुछ सीमा नहीं होती थी। यानी यहाँ इस देश में शिक्षा भी फ्री थी, चिकित्सा भी फ्री थी, और जो ट्रेनिंग पार्ट होता था या जो लोगों के जीवन चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए एथिक्स की जो ट्रेनिंग होती थी, वो भी फ्री थी। संत महात्मा समाज आज भी करता है। तो ऐसी चीजों में अर्थ प्रदान होने के बाद हम उचित सेवा, ये त्याग दे नहीं सकते हैं। आज समाज के अंदर हमारे यहाँ विदेशियों की तुलना में इस भाव का, त्याग और समर्पण भाव का वर्चस्व आज भी है। बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो समर्पण भाव से काम करती हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन का समर्पण समाज के लिए कर देते हैं। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब समाज के लिए। मैंने स्कूल के समय में एक कोटेशन पढ़ी थी, किसी महान पुरुष की होगी, कि मेक योर सेल्फ नेसेसरी टू द वर्ल्ड विल गिव यू द ब्रेड। आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप समाज के लिए अपने आप को उपयोगी सिद्ध करो कि समाज को लगे कि इस व्यक्ति की जरूरत है, वो फिर आपकी चिंता अपने आप करेगा। और आपने अपने आप को समाज के उपयोगी सिद्ध नहीं किया, अपने आप में ही लगे रहे, स्वार्थ भाव से आगे बढ़ते रहे, तो फिर आपकी चिंता भी कोई नहीं करेगा। इसलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का ये जो अंत्योदय दर्शन है, इसी के आधार पर हमने भी, वैसे तो जब शासन से पहले मुझे जब संगठन काम दिया गया, तो नितिन गडकरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के। उस समय 2010 से 2013 पार्टी का अंत्योदय प्रकोष्ठ था, मैं उसका देश भर का प्रमुख था और उसमें बहुत से अनुभव भी आए। सरकारें भी जो उस समय थी, उनमें भी जाकर के काम करने का अवसर मिला। तो जो चीजें हमने सैद्धांतिक तौर पर कभी सीखी थी, उनका प्रत्यक्ष किस प्रकार से आचरण में लाया जाए, वो एक सत्ता में आने के बाद उसका एक अच्छा अवसर मिलता है। तो आते ही हमने ये कहा कि हमें सुशासन लाना है। सुशासन के माध्यम से सरकार की जो सेवाएं हैं, ये जनता तक पहुंचानी है। बहुत योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, स्थानीय सरकारें हो, इतनी योजनाएं हैं कि हर किसी सामान्य व्यक्ति तक वो सब सेवाएं पहुंच जाएं, तो कोई गरीबी रेखा से नीचे रह नहीं सकता कोई व्यक्ति। यहां हमेशा एक भाव रहा है कि जिसके पास अबंडेंस है, जिसके पास उपलब्ध है साधन, उससे प्राप्त करना और थोड़ा थोड़ा प्राप्त करना, जहां जरूरत है उसको वहां ले जाना और डालना, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। अब कोई आदमी पिछड़ा रह गया, कोई मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया, बहुत कारण है। पारिवारिक कारण है, प्राकृतिक कारण है, नेचुरल, कई बार कैलामिटी आ जाती है, नेचुरल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। एक व्यक्ति पैदा ही दिव्यांग हुआ, अब वो फुल फ्लैश सही से आया ही नहीं, तो उसको जीवन भर अगर हमने उसका सहयोग नहीं किया
तो वो अपनी मुख्य धारा में आ ही नहीं सकता। एक आदमी गरीब परिवार में पैदा हुआ, अब वो आज का जैसा समाज की रचना है उसको एकदम कोई नहीं कुछ दे देता, लेकिन उसकी सहायता करना, सहयोग करना यह समाज का भी काम है, सरकारों का भी काम है। तो उस प्रकार से चलते हुए हमने ये सारी योजनाएं बनाई और उसमें से ये जो नया हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, और उसमें से हर परिवार की पहचान करना, उनसे जानकारी लेना, फिर उस जानकारी को वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद फिर उनकी आवश्यकता के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको काम देना, उनकी आय बढ़ाना। इस सब को करने के लिए हमने जो विचार किया है कि इसको आगे बढ़ाना है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल सरकारी तंत्र से ये चीजें उतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती हैं। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसको किसी न किसी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सिस्टम खड़ा किया जाए तो उसमें काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी तक सोशल काम सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा करती हैं, लेकिन क्यों नहीं सरकार का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें से ऐसे समर्पित लोग, ऐसे जो सेवाभावी लोग, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको समय उनके पास है, उसका उपयोग करते हुए, कुछ लोगों के पास साधन भी है, साधन लगा करके वो समाज का सेवा काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्लेटफॉर्म में आने के बाद उनके काम का परिणाम ये अच्छा निकलेगा। तो आज हमने ये जो समर्पण का पोर्टल ये बनाया है, इसमें जो वॉलंटियर्स हैं, समाज में समाज सेवी लोग हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं, उसमें बहुत से रिटायर्ड ऐसे बहुत लोग हैं, आखिर 58 साल की 60 साल की आयु में रिटायर होते हैं, तो शरीर में क्षमता होती है, उनमें उनका अनुभव भी होता है, उनकी शारीरिक क्षमता भी होती है, तो वो काम करके आगे आना चाहते हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं नहीं होती हैं। मुझे बहुत लोग मिलते हैं रिटायर्ड आदमी, कई बार वो काम कोई ना कोई पकड़ते हैं या आके हमको भी कहते हैं मैं रिटायर हो गया, मुझे कोई काम बताओ। मैंने कहा किस लिए काम चाहिए, आपके पास पैसे की कमी है? कि नहीं, पैसे की तो कमी नहीं है। मेरे क्यों काम चाहिए? इसलिए चाहिए कि मेरे पास समय बहुत है, मैं समय का करूं क्या? अगर मैं खाली बैठता हूं तो मैं बैठ नहीं सकता हूं, फिर कुछ ना कुछ विध्वंसात्मक बातें ध्यान में आएंगी, कहीं ना कहीं और उल्टी सीधी संगत में पड़ जाएंगे। बहुत लोग मिलते हैं। हमने कहा क्या आप 0 सैलरी पर काम कर सकते हैं? दर्जनों ऐसे नाम हैं मेरे पास, बड़े ऑफिसर्स, जिन्होंने मुझे हाँ कहा है कि हाँ 0 सैलरी पर भी हम काम कर सकते हैं, 1 रुपी सैलरी पर काम कर सकते हैं। उसमें से ये ध्यान में आया कि क्यों नहीं हम वॉलंटियर्स का पोर्टल खोलें। कोविड के समय में जब पहली वेव शुरू हुई, हमने कोविड का एक वॉलंटियर्स पोर्टल बनाया था। लगभग कितने 70,000 72,000 के आसपास 72,000 persons दे रजिस्टर्ड देमसेल्व्स। किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, किसी ने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के काम में सहायता कर सकता हूं, किसी ने कहा किसी मरीज की उसका केयर करनी है वो मैं कर सकता हूं। कोई भी काम करने के लिए वो 72,000 लोग आ गए। अभी हम चाहते हैं कि भी आखिर किसान हैं, किसानों को गाइड करने के लिए कुछ किसान मित्र चाहिए तो इन वॉलंटियर्स में आएंगे। आखिर फॉरेस्ट को बढ़ाना है, जंगल को यानी वृक्षों को बढ़ाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, इसके लिए हम चाहते हैं वन मित्र आने चाहिए। इसी प्रकार यानी हर एक चीज में, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र चाहिए, पुलिस को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस मित्र चाहिए, यानी पुलिस मतलब रक्षा सुरक्षा में भी वो लोग सहयोगी हो सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न विधाओं के लोग इसमें आए, और केवल रिटायर्ड आए ऐसा नहीं है, हमारे सर्विस में भी कोई बहुत ज्यादा काम करना होता है ऐसा नहीं है। सर्विस क्लास को भी 8 घंटे की निश्चित ड्यूटी है, सप्ताह में 5 दिन है, साल में 50-55 छुट्टियां भी हैं। देखा जाए तो मैं रफ आंकड़ा अगर बताऊं तो 8 घंटे के हिसाब से मुश्किल से 150 दिन ही काम करता है आदमी। उसके बाद बड़ी व्यक्ति की छुट्टियां, बाकी उत्सव, संडे, सैटरडे, ये सब निकाल दिए जाए तो 150 दिन से ज्यादा काम नहीं करता है। तो उसके पास 150 पौने 200 दिन खाली है, और फिर सुबह शाम खाली है। ऐसे भी हैं जो 18 घंटे काम करते हैं, केवल रात को 6 घंटे के लिए सोना चाहिए, और दिन में अपने व्यक्तिगत कुछ दिनचर्या के लिए 2 घंटे 3 घंटे चाहिए। 15-15 घंटे काम करने वाले लोग हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से काम करने वालों को एक अवसर मिले, सेवा करने वाले को सेवा का अवसर मिले, समर्पण भाव से अपने आप को पुण्य कमाने वाले भी लोग हैं कि भी इससे सेवा का काम होगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। हो सकता है अगले जन्म में उनका विश्वास हो कि वापस किसी ठीक ठाक योनि में आ जाए, इसलिए भी सेवा करते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये कि आज हम इस समर्पण भाव को समर्पण दिवस के अवसर पर ये हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये जो हमारा अंत्योदय मिशन है, फॉर्मली मिशन अंत्योदय 2020 केंद्र सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है। तो मिशन अंत्योदय 2020 वो देश भर में सब पंचायतों से लेकर के और प्रदेश और केंद्र सरकारों के विभागों के साथ वो चीजें जुड़ी हुई हैं। हम इसको अलग से स्वरूप देंगे। अंत्योदय मिशन की कोई संस्था, कोई सोसाइटी, कोई अथॉरिटी, कोई मिशन मोड, कुछ ना कुछ बनाएंगे। और इसको काम तो शुरू हो गए हैं, लेकिन उन सबको एक जगह पर एक सूत्र में पिरोने के लिए एक इस प्रकार की मिशन अथॉरिटी बनेगी। उसमें कोई ना कोई शुरू में सरकारी अधिकारी रखेंगे, बाद में कोई रिटायर्ड अधिकारी उसके अंदर जिनकी रुचि होगी उनको लगाएंगे, और सारे देश में नीचे लेवल तक जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां ऐसे ही हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स बनेंगे। कितने बनेंगे आज मैं कोई आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमने 70,000 कोविड के समय रजिस्टर किए थे, इससे तो ज्यादा ही होंगे। 1 लाख वॉलंटियर अगर हो जाते हैं तो उनके लिए काम हमारे पास सबके लिए है। तो इसलिए ऐसे वॉलंटियर्स को, चाहे वो सर्वे के काम में, चाहे वो शिक्षा के काम में, चाहे बाल विकास, महिला के काम में, किसान कल्याण में, कौशल विकास में, या जो स्वैच्छिक सेवाएं बहुत होती हैं इनमें करने के लिए। मैं एक उदाहरण कई बार दिया है, फिर देता हूं। पिछले दिनों इजराइल गया था मैं, तो इजराइल में हमने देखा कि यरूशलेम में एक 5,000 वॉलंटियर्स उनके ऐसे हैं कि उनको उन्होंने एम्बू बाइक दी हुई है, फर्स्ट एड का सामान दिया हुआ, और अपने घर पर या अपने काम के स्थान पर वो उसको रखते हैं। अपना कोई उपयोग नहीं करते घर का, केवल उनके पास खड़ी रहती है। और जहां कहीं किसी को कोई तकलीफ हो गई, जिसको कोई मेडिकल एड चाहिए, उनके पास एक सिस्टम है, अपने मोबाइल में बटन दबाते हैं, वो एक पैनिक बटन है या जो भी सर्विस बटन है, उसको दबाया, उसके आसपास के लोगों को मैसेज अपने आप कंट्रोल रूम से पहुंच जाता है। और जिसके पास 5-6 लोगों के पास पहुंच जाता है, तो 5-6 लोग सारे के सारे अपनी बाइक को उठा करके, और ऑटो गियर है उसका, दौड़ाया, जैसे हमने परसों जो चलाई ई बाइक, वैसा ही है। तो वो अपना फटाफट उठाया, गियर भी लगाया होता, बस घुमाया और पहुंच जाते हैं। विद इन 90 सेकेंड वो सर्विस उनको मिलती है। तो बहुत नजदीक के सारे वो होते हैं लोग। एक प्रत्यक्ष, हम भी जहां घूम रहे थे तो एक बुढ़िया जो है वो गिर गई, वहां फटाफट वहीं से पता लगा ये क्या है, फटाफट देखा तो 3-4 बाइक से आ गई, उनके पीछे, सबके पीछे लगा हुआ है। और सिस्टम उनका है कि अगर कोई आदमी ज्यादा ऐसा नीडी है तो उसको पीछे बैठा करके, क्योंकि स्पोर्ट उसकी एम्बू बाइक हो जाती है, वो भी ऊंची है, बीच में एक आदमी के बैठने की जगह, वो उसको पकड़ लेते हैं और पीछे सहारा मिल जाता है और लेकर के चल पड़ते हैं। उस बुढ़िया को जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पड़ा हुआ पट्टी की, पट्टी करके उसको खड़ा किया, शी वॉज ऑल राइट। तब उनका केंद्र देखने गया, उसमें से हमें लगा कि ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे होम डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने भी 212 212 सर्विस जो शुरू की है, 112 जो सर्विस शुरू की है, वो भी ले देकर के इसी प्रकार की सेवा है कि 15 मिनट के अंदर कहीं भी किसी जगह भी हरियाणा में किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ गई, कोई उसको चोट लग गई, कोई और हो गया, वो गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। 650 गाड़ियां मैंने इसमें लगाई हैं और बहुत अच्छा उसका एक परिणाम निकल के आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये अंत्योदय मिशन के माध्यम से हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो और 2 ऐप का, एक ऐप और एक वेबसाइट जिसका लॉन्च किया गया, उसमें हुनर ऐप जो है, उसमें किस व्यक्ति को कौन सी स्किलिंग ये चाहिए, किस पर्पज के लिए चाहिए, तो हमारा जो कौशल हरियाणा विकास कौशल मिशन है, उन्होंने इसको हुनर ऐप को लॉन्च किया है। इससे लोगों को, नौजवानों को खास करके उसकी ऑटोमेटिक रास्ता उसको मिल जाएगा। और ये हुनर ऐप का भी जो लिंक है, हम जो हमारा जन सहायक पोर्टल है उसमें डाल दिया कि नहीं, हाँ, उसके अंदर डाल देंगे, ताकि जिसको जो चीज चाहिए, वो भी एक गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है जन सहायक। आपको नहीं पता कि किस सेवा के लिए, किस काम के लिए कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप, कौन सा क्या, आप एक ही याद रखो, जन सहायक, उसको क्लिक करो, आपको फटाफट पता लग जाएगा कि आपकी मतलब की कौन सी उसमें, तो ये भी उसमें डाल दी जाएगी। वेबसाइट में हर विभाग की अपनी वेबसाइट है, तो विदेश सहयोग विभाग इन्होंने भी अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। मैं इस विभाग को बधाई देता हूं, ताकि हमारा जो विदेश के साथ जिन लोगों को जुड़े रहना है, वो सब इसके साथ जुड़ करके आगे बढ़े। हमारे नितिन गडकरी जी कहा करते हैं कि रोडवेज,
हाईवेज, एयरवेज, तो ये आईवेज भी हो गया। जितनी वेबसाइट है ये आईवेज है कि उसको खोलो और आदमी वहां पहुंच जाए फटाफट। तो एक नए युग के साथ ये जो वेबसाइट बनाई है, इसमें विदेशों के साथ जो लोग पहले से रहते हैं उनके हरियाणा के साथ जुड़ाव, और नए लोग जो विदेशों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं उनके साथ जुड़ाव, ये सब उसके अंदर काम आने वाले हैं। कुछ विषय और जो मुझे रखने हैं उसके अंदर, सबसे पहले तो ये जो चल रहा है विषय बहुत समय से किसानों का, देखिए हम चाहे उसको मैं अंत्योदय के साथ ही जोड़ के देखता हूं, पंडित दीनदयाल जी के दर्शन के साथ, उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से हमें एक विचारधारा दी, उस पर काम करने के लिए शासन में आज नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नाम और कोई नहीं है। वो भी गरीब का, पिछड़े का, किसान का, इन सब का ध्यान रखते हुए नई से नई योजना बना के आ रहे हैं। वास्तव में तो देखा जाए, देश जब आजाद हुआ उस समय, क्योंकि आजाद हुआ है तो बहुत सी चीजों की आवश्यकता थी, हमको इंडस्ट्री भी चाहिए, हमको एयरवेज भी चाहिए, हमको देश के लिए रक्षा सुरक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए, सब चीजों पर ध्यान दिया गया। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो एक प्रकार से उसकी अवहेलना हुई। अगर उसी समय से ये अंत्योदय, महात्मा गांधी जी ने इसका बहुत अच्छी प्रकार से व्याख्या की है। अनटू द लास्ट एक पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से उनका ये विचार है कि जो लास्ट पर्सन है उसकी चिंता करना का काम भी हमारा। उन्होंने हमें लघु उद्योग की बात कही कि लघु उद्योग, स्वच्छता की बात उन्होंने कही कि ये सारे अभियान स्वतंत्र देश के अंदर शुरू में आ जाने चाहिए ताकि आम लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इस ओर नहीं ध्यान दिया गया, न शिक्षा की ओर दिया गया, न उद्योग, लघु उद्योग की तरफ नहीं दिया गया, बड़े उद्योग की तरफ ध्यान गया है। लेकिन लघु उद्योग, आम आदमी का रोजगार, आम आदमी का उत्थान, इस पर हमारी नजर एक प्रकार अंदाज किया गया। 1947 के बाद कई वर्षों तक इधर ध्यान नहीं गया, नारे लगते रहे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, गरीब उत्थान, 20 जो पॉइंट प्रोग्राम, थ्योरेटिकल बहुत चीजें होती रही, लेकिन उसको जिस प्रकार से जिस एंगल से सोचना चाहिए था, मुझे प्रसन्नता है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर चीज को ध्यान कर रहे हैं। यानी घर के अंदर गैस सिलेंडर नहीं है वो भी पहुंचना चाहिए, अन्न नहीं है घर के अंदर वो भी कैसे पहुंचे, उसकी आवश्यकता पूर्ति हो, सिर पर छत नहीं है तो हर किसी को छत मिलनी चाहिए, अगर उसका बीमा नहीं है उसका तो 60 साल के बाद उसको पैसे मिलने चाहिए ताकि उसका सामाजिक सुरक्षा उसकी हो सके। वर्तमान में भी जितने छोटे व्यवसाय के लोग हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, नए स्टार्टअप्स ये खड़े होने चाहिए, शिक्षा में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, और स्वदेश की भी भावना ये आजादी के बाद जिस प्रकार से हमको खड़ा रखना चाहिए था हुई नहीं, आज उसकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर स्थानीय यानी अपनी जो मातृभाषा है और अपने प्रदेश का, अपने देश की और भाषाएं हैं, इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन में भी आगे उसको बढ़ाना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में भी उनको चीजों को लागू करना चाहिए। बहुत देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी के बजाय अपने ही देश की भाषाओं में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई आपका कार्यक्रम है किसी चीज का, वो इंग्लिश के बिना अगर नहीं है तो इंग्लिश भी पढ़नी है अपने को, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़नी है, लेकिन फोबिया हो जाए कि इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है, इस फोबिया से बाहर निकालने का एक आरंभ किया है उन्होंने विषय। अभी बहुत प्रदेशों ने टेक्निकल एजुकेशन कुछ कॉलेजेस में हिंदी में शुरू कर दी है, लॉ की एजुकेशन शुरू कर दी है, आयुर्वेद की एजुकेशन तो हिंदी में शुरू हो ही गई है, और जो दक्षिण की भाषाएं हैं उनकी अपनी भाषाओं में शुरू हो गई है। तो इसलिए स्वदेश के भाव को भी जागृत करने का काम अब हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। यानी आज हम याद करते हैं चौधरी छोटूराम जी को, हम चौधरी देवीलाल जी को याद करते हैं, ऐसे किसानों के हित में काम करने वाले बहुत लोग याद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक समय ऐसा आएगा आगे फ्यूचर में कि ये जो वर्तमान काल है, मोदी मनोहर सरकार, ये किसानों के हित की सरकार थी, ये इतिहास बनने वाला है। किसानों की आय जिस प्रकार से आगे बढ़ाई जा रही है, जिस प्रकार से नए नए आयाम खोले जा रहे हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए जो किया जा रहा है कि कोई भी अब भी जैसे वर्षा इस बार बहुत हुई, सितंबर महीने में इस प्रकार की वर्षा कभी नहीं हुई। 24 सितंबर तक, कल तक भी वर्षा हुई है, आज पता नहीं मुझे, आज तो नहीं है, कल एक दिन होने वाली है। हाँ, और 2 दिन बाद होने वाली है। तो ये वर्षा के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एफसीआर साहब को कह दिया कि स्पेशल गिरदावरी कराएं
और जिस भी किसान का नुकसान हुआ है, अगर बीमा किया हुआ है तो बीमा कंपनी देगी, बीमा किया हुआ नहीं है तो हरियाणा सरकार देगी, लेकिन किसान को उसका कंपनसेशन, ठीक है, फुल कॉस्ट शायद नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में जितना उसका तय किया हुआ है 12,000 रुपये एकड़ का, वो सरकार देगी। और अगर बीमा किया हुआ है तो कहीं 20,000, कहीं 22,000, 24,000, 28,000, वो अलग अलग फसलों के अलग अलग है, तो इस हिसाब से वो उनको दिया जाएगा। तो इसी प्रकार हमने जो किसान है वो किस प्रकार से प्रोग्रेस करें, किसान को उसके सहयोगी जितने भी और काम हो सकते हैं, किसान के बच्चे के पास जमीन कम है, बी कीपिंग तो कर सकता है। अभी 2 दिन पहले हमने बी कीपिंग की पॉलिसी एक लागू की है कि 3,000 किसानों का भी बी कीपिंग का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमें 10 साल में 10 गुना ये करना है। हालांकि मेरे हिसाब से 10 गुना कम है, डिपार्टमेंट ने अभी 10 गुना कहा है, तो एक बार इसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन बी कीपिंग से उद्योग बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं कहता हूं अगर कंजम्पशन हमारे अपने लोग करते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। शहद का एक जो एक कंजम्पशन है, जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जैसे दूध के कंजम्पशन से स्वास्थ्य ठीक होता है, ऐसे शहद की कंजम्पशन से भी ठीक होता है। हमने इसी प्रकार से फिशरीज, इसका बड़ा एक प्रयोग किया है कि हरियाणा की फिशरी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, उसमें कुछ स्पीशीज जिसको कहना चाहिए, हरियाणा की वो सर्वश्रेष्ठ मानी जा रही है पूरे देश भर में। कौन सी है मुझे नहीं पता, कोई फिशरी जानता था, झींगा बताया, झींगा बताया था, झींगा। तो वो और संयोग से बहुत इलाका वाटर सबमर्ज्ड हो गया है, हमारी वाटर लॉगिंग बहुत हो गई, तो उस इलाके में इसका प्रबंध करेंगे कि वहां भी किसान को आमदन हो जाए और वहां मछली पालन का काम इसको बढ़ाया जाएगा। अब 3 कानून ऐसे हैं जिसका अभी तक कोई उपयोग हुआ नहीं है। बिना उपयोग के कुछ अराजक तत्व, मैं कहूंगा ऐसे अराजक तत्वों ने एक हवा खड़ा कर दिया है कि अगर ये हो जाएगा तो किसान खत्म हो जाएगा, किसान की जमीन बिक जाएगी, किसान मंडियां बंद हो जाएंगी, ऐसे सारे हुए खड़े किए गए। जबकि इन सबको लागू करने की डिमांड केवल आज की सरकार ने की, ऐसा नहीं है, ये 25 साल से ये चीजें चल रही हैं। इसमें डिबेट बड़े बड़े पार्लियामेंट में उनकी आज भी वीडियोस मिल रही हैं। तो कांग्रेस ने भी इसको शुरू किया। आज उनको समस्या ये आ गई है कि अगर ये क्रांतिकारी कदम सफल होते हैं तो इसका श्रेय मोदी सरकार को मिलेगा। तो किसी भी कारण से मोदी सरकार को कैसे कमजोर किया जाए, एक वातावरण ऐसा बना दिया गया जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरा कहना है कि आंदोलन करना हो किसी समस्या को लेकर के, उसमें कहीं कोई कतई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होते आए हैं, बहुत पहले होते आए हैं। आजादी के पहले के आंदोलनों की रूपरेखा और होती थी, आजादी के बाद के आंदोलन, आखिर आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी डेमोक्रेसी है, अपने ही लोग अपनी सरकारों को चुनते हैं और उसमें हर 5 साल बाद जनता को मौका मिलता है कि आपको जो सरकार ठीक लगती है उसको लाइए। लेकिन किसी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस प्रकार से वातावरण बनाना ये एक अराजकता है। इस अराजकता को नहीं होने देगी कोई भी सरकार। आखिर सरकारों का काम होता है अराजकता को रोकना। किसी प्रकार के आंदोलन में शांतिप्रिय आंदोलन चले, कहीं आपत्ति नहीं है, अराजकता को नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस सीमा से आगे कोई बढ़ता है तो देश का भी नुकसान है, प्रदेश का भी नुकसान है, जनता का भी नुकसान है। आखिर हम देखते हैं कि पंजाब में 84 में या 80s में जो एक अराजकता का आंदोलन चला, आज तक पंजाब नहीं समझ पाया है। पंजाब की आर्थिक स्थिति कितनी पीछे चली गई है, हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पड़ोस का प्रदेश हम उदाहरण तो दे ही सकते हैं। जबकि हम आज अगर देखा जाए तो हरियाणा पूरे देश भर में आज हमारी आर्थिक स्थिति हो, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो, सब चीजें सबसे आगे हैं। आप एक प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि SCRB ने जो डाटा दिया है कानून व्यवस्था का, अब उस डाटा में मैं आपको थोड़ा सा उसके पीछे जो हिडन कुछ चीजें हैं, हालांकि हमने बात की है जो ऊपर के अधिकारियों को, हमारे DGP ने NCRB के डायरेक्टर, उनसे बात हुई है परसों 2 दिन पहले ही हुई है। उनको बताया कि जिन चीजों का क्राइम से कोई है कि एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमने तय किया कि भी किसी भी कीमत पर इस नेटवर्क को हम तोड़ेंगे। ये नेटवर्क आंखों से ओझल रह करके जब तक काम किया उसने किया, बहुत पुराने समय से कर रहा है। हमने तो FIR भी बहुत कराई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी चल रही हैं। ये जो पिछला पेपर लीक का हुआ था, इसके अंदर 28-30 लोगों को गिरफ्तार भी किया, दूसरे प्रांतों के लोगों को भी पकड़ा है।
अब उसके बाद 2 टेस्ट हमारे ठीक हो भी गए हैं। कुछ लोग इसमें लुटे भी हैं, उनकी लुटाई खूब हुई है, क्योंकि लगता उनको यह है कि चाहे कितना ही हम जोर मार लें, कितना ही सरकार प्रबंध कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी तो हो ही जाएगी, थेफ्ट तो इसके हम कर ही लेंगे, चीटिंग तो हम कर ही लेंगे। पहला विषय तो यह कि इस प्रकार का मैं सबको निवेदन करता हूं कि कोई नौकरी के लिए इस प्रकार के चक्कर में ना फंसे। पैसे भी गवाएगा, नौकरी भी ऐसे आदमी को नहीं मिलेगी, और पैसे दे करके उसको मेरिट पर मिली है तो नहीं देगा तब भी उसको मिलनी है। ये उनको वहम निकाल देना चाहिए कि नौकरी मिली और पैसे दिए तो पैसे के कारण से मिली, ऐसा नहीं, उसकी मेरिट के कारण से ही मिली है। और मैं आज एक और घोषणा करता हूं कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमें लोगों से जानकारियां भी चाहिए। हमने बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, फिर भी कुछ लोग अभी कहीं ना कहीं लगता है छुपे होंगे। उसका एक ही हल है कि जितने लोगों को ऐसे लोग संपर्क करते हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, ऐसे लोगों की जानकारी मैं एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से एक नंबर प्रसारित करता हूं, उस नंबर पर वो बता दें। जिन्होंने पहले दिए हैं वो भी बता दें किसको दिए हैं, और आगे कोई मांगने आता तो उसकी भी जानकारी दे दें। रंगे हाथों पकड़ने की बात आएगी तो उसको तैयार करेंगे हम कि ठीक है तुम दो, हम पकड़ेंगे। और नहीं अगर रंगे हाथों तो कम से कम उस नेटवर्क का जरूर पता लग जाएगा कौन कहां से कैसे नेटवर्क से बनाया हुआ है। वो नंबर है, स्टेट विजिलेंस बोर्ड का है, टोल फ्री नंबर है। आज शाम 4 बजे से इसको एक्टिव हो जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मेलिटी चल रही है, कल ही हमने योजना बनाई है। नंबर है 1800-180-2022। लास्ट का 2022 तो आप इस साल में एक जोड़ दो, बाकी है 1800-180 2022। क्या उसका अर्थ होगा 2022 का, लेकिन याद रखने के लिए उसका एक अभी ये थोड़ा कठिनाई इसमें आ रही है। जो वोडाफोन आइडिया का जो पंजाब सर्कल है, यानी चंडीगढ़ और पंचकुला, और ऐसे ही एयरटेल का जो एनसीआर सर्कल है, फरीदाबाद और गुड़गांव, इनमें थोड़ी कठिनाई आ रही है। बाकी जगह तो शाम को 4 बजे चालू हो जाएगा, और ये दोनों जगह और एक आध दिन बाद ये चालू हो जाएगा। इसकी सारी व्यवस्था को कर रहे हैं, लेकिन इसको निश्चित रूप से नेटवर्क को डिमोलिश करना ये हमारा हेतु है। कोविड की जानकारी आपको हो ही गई कि अभी संयोग से दूसरे जो वेव का मामला धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं कि आगे तीसरी वेव ना आए। फिर भी सावधानी सब जगह बरतनी है, और अभी तक जो वैक्सीनेशन हो गई है 2,15,00,000 से ऊपर हो गई है। 1.5 करोड़ से ऊपर फर्स्ट डोज है, और 50 लाख से ऊपर 55 लाख के आसपास सेकंड डोज है। 1,60 और 55 ऐसा कुछ हर दिन 1-1.5 लाख 2 लाख ये बढ़ जाता है। तो लगता है कि दिसंबर 31 तक फर्स्ट डोज सबको कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड डोज उसके बाद फिर नेक्स्ट जब भी उसका ड्यू होगा तो वो पूरी होगी। फर्स्ट डोज हमारी लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज लगनी है। अभी बच्चों वाली डोज शुरू नहीं हुई है, वो जैसा ही कोई योजना आएगी उसके हिसाब से उसको हम चालू करेंगे। एक विषय की बधाई और देनी है कि हमारे यहाँ हरियाणा हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। तो अभी जो कल रिजल्ट आया है यूपीएससी का, इसमें क्योंकि उसमें एड्रेस तो होते नहीं है, फिर भी हमारे लोगों ने एक अभी तक जो रिपोर्ट निकाली है उसमें 29 संख्या यूपीएससी में 761 में से पास होने वाले जो रैंक लेने वाले लोग हैं, इनमें 729 लोग हैं। और हमारे 3 अधिकारी ऐसे हैं जिसमें से एक तो यहाँ बैठे नहीं, कोई वो ही नहीं है। एक तो हमारे एडीजी सीआईडी, उनका बेटा, उनका 91 ये क्रमांक आया है। एक अमित झा हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के एसीएस हैं, उनकी बेटी है, उनका बेटा, और विनय सिंह की बेटी, विनय सिंह यादव की बेटी का उसका तो 9th नंबर आया, 11वां, और उनका 131 164, तो 164 वाला तो आईपीएस होगा। और ये जो 91 वाला, ये दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है। और जो 13 नंबर है विनय सिंह, वो आईएएस निश्चित है। 3 तो हमारे, एक जो अरुण कुमार हमारे दिल्ली में जो अधिकारी है, उनका
उनकी बेटी है सर। उनकी बेटी 330 उनका 330। तो कुल मिला के 761 में से अभी तक छटनी हो रही 29। पिछली बार भी 20 के लगभग ये नाम थे, इस बार 29 लोग आए हैं। तो बहुत अच्छी एक उपलब्धि हरियाणा के हम इसको कह सकते हैं। लगभग 3.5% लोग हरियाणा के इसमें आए हैं। 2020 HCS की एक लड़की जो है जो सिटी में यमुना अच्छा, वो खुद आ गई है। हाँ, तो उसका तो स्कोप अच्छा होता है। 25 में तो आई ही है वो, इसमें आ गई, अच्छी बात हो गई। तो कुल मिलाकर इन सबको मैं इनको बधाई देता हूँ, इनके परिवार को लोगों को बधाई देता हूँ। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारा जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है उसमें भी हमारी उपलब्धि दोनों में देश के सारे रिकॉर्ड में बड़ी अच्छी रही है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि प्रश्नों के लिए। आपने सर अभी जैसे कहा कि अराजकता नहीं करने लगे हैं किसान आंदोलन के मामले में। अभी 27 तारीख को एक बार फिर से भारत बंद कर रहा है, क्योंकि आंदोलन काफी समय से चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है बहुत ज्यादा, दोनों बॉर्डर से बैठे हुए। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 27 तारीख को, और ये अराजकता करने के क्या प्लान है सर? क्योंकि किसानों के बयानों से या उनकी बातों से तो ऐसा लगता नहीं कि अभी कौन पड़ेगा। देखिए, चूंकि ये सारी जानकारियां तो उसी में से निकलेंगे कि आगे ये बातचीत किस प्रकार से आगे बढ़ती है। केंद्र सरकार ने कई बार कह दिया कि हम बातचीत के लिए रास्ता हमारा खुला है। इनकी ओर से भी कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह से आने लग गए हैं मैसेज के भी ठीक है, बातचीत का रास्ता खुलवाओ। अब वो बातचीत कब खुलती है, किन बातों को लेकर खुलती है, ये अभी सारी बातें तो हम भी नहीं बता सकते, हमको भी जानकारी नहीं, केंद्र सरकार को ज्यादा जानकारी है। इतना जरूर है कि जो बॉर्डर्स के रास्ते हैं हमारे यहाँ, तो कुंडली बॉर्डर और ये अपना टिकरी बॉर्डर, 2 बॉर्डर ऐसे हैं जो इंटरस्टेट जो बंद है। हालांकि बाकी भी हैं लेकिन बाकी बंद नहीं है। उस दिन चूंकि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में पार्टी नहीं है, इसलिए हम तो नहीं आएंगे। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो बेशक मत जाए, उनको प्रदेश सरकार के बुलाने पर आना चाहिए था। अब नहीं आए हैं तो ये बात उन्हीं के खिलाफ जाएगी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट की डेट कब लगी है? कल टेंटेटिव थी 24 की, लेकिन वो आगे कल कभी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट के ही उसमें है। हम अपने ढंग से उनको सब बताएंगे सारा घटनाक्रम कि हमने कमेटी बनाई है और उस कमेटी में उनको बुलाया भी है। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई ना कोई पार्टी बना करके निर्देश देंगे, जैसा भी देंगे। लेकिन इस बातचीत अंदर खाते वो भी तैयार हैं कि अब रास्ते को खोलने का समय है, हम खोल देंगे।